हेलो दोस्तों, चित्रकूट धाम मैथ की हिंदी वाली क्लास में आपका स्वागत है। तो आइए चलिए पढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला का संपूर्ण टॉपिक आज इस वीडियो में ख़त्म करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम हिंदी वर्णमाला का पूरा संपूर्ण टॉपिक ख़त्म करेंगे। ठीक है, और बिल्कुल डीपली जा करके ख़त्म करेंगे। ठीक है, और 1 घंटे के अंदर ही ख़त्म कर देंगे, ये भी याद रखें। 1 घंटे के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा टॉपिक, तो ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी व्याकरण का हमने विच्छेद बताया था। हिंदी का व्याकरण, व्याकरण का मतलब क्या होता है? नियम। व्याकरण का मतलब नियम। तो कैसा नियम? शुद्ध पढ़ने लिखने बोलने का नियम। ठीक है, कैसा नियम? शुद्ध पढ़ने लिखने बोलने का नियम। ठीक, तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम हिंदी भाषा को शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना सीखते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध लिखना बोलना पढ़ना सीखते हैं। ठीक है, तो व्याकरण एक क्या है? नियम है एक प्रकार का। ठीक है, तो व्याकरण का मतलब समझ में आया? व्याकरण क्या है? हिंदी व्याकरण का मतलब है हिंदी का व्याकरण, हिंदी का नियम। इस नियम के द्वारा, इस व्याकरण के द्वारा हम हिंदी भाषा को शुद्ध पढ़ते हैं, लिखते हैं और बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो हम इस टॉपिक में वर्ड एवं वर्णमाला के बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि वर्ण आए कहाँ से, कैसे जन्म हुआ वर्डों का। ठीक है, तो सबसे पहले बोली आई। ठीक है, तो एक इस पर हम यदि देखें तो ये आपका क्या है, मान लिया, सॉरी, ये आपका है मान लिया सूर्य। ठीक है, हमने बताया था कि सूर्य का टूटा हुआ भाग जब आकर के इसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री पेस्टिसम टेम्परेचर, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है इसका टेम्परेचर। इसका टूटा हुआ भाग जब आ गया तो इसमें क्या हुआ? टेम्परेचर होने का अगल बगल की जो वायु है वो हीट हुई। हीट होने के बाद क्या हुई? बारिश कराई, बादल बने। तो बादल जब बने तो बारिश हुई, तो इसकी जब तक एक मोटी परत ठंडी नहीं हो गई तो तब तक ये बारिश होती रही। ठीक है, तो इसका भी टेम्परेचर आपका इतना ही था, 6000 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब ये ठंडी हो गई, इसकी ऊपरी परत क्या हुई? ठंडी हुई, तो ये बन गई क्या? पृथ्वी। क्या बनी? पृथ्वी। अब पृथ्वी में, पृथ्वी का जो आकार था तो हमने बताया था कि कुछ आकार ऐसे समतल टाइप, ठीक है, ऐसे समतल था, समतल के बाद फिर ऐसे कुछ पर्वत टाइप थे। ठीक है, ये आपका जहाँ गहरा था वहाँ पानी भर गया था इसी बारिश का, और जहाँ मैदान था ये मैदानी एरिया था, ये पर्वत था। ठीक है, ऊंची एरिया को पर्वत कह दिए थे। तो यहाँ पर ये जो मैदान था ये, तो यहाँ पहले ये जो समुद्र, इसे हम क्या बोले? फिर समुद्र कहा गया। इस गहरे में जो पानी गहराई में भर गया इसे हमने क्या कहा? समुद्र कहा। इस समुद्र में, इस पानी में जीव ने क्या लिया? जन्म लिया। इस जीव ने जन्म लिया तो इसमें क्या, ये जीव फिर बाहर भी जाने लगे, स्थलीय जीव बन गए और बाहर गए, मैदान में रहने लगे। ठीक है, और कुछ जीव समुद्र में रहने लगे। ठीक, तो इस जीव से आपका क्या आया? बंदर आया। बंदर से आपका आया मानव। ठीक है, मानव बन गया। तो जब मानव आ गए, जब हमने क्या कहा? मानव आ गए, तो मानव एक दूसरे की आवाज़ों को क्या किए? समझे, आवाज़ें निकाले। ये आवाज़ें निकाले और एक दूसरे को संकेत किए। जिस संकेत करने के पर ये एक दूसरे की आवाज़ों को क्या किए? समझे। ये एक दूसरे की आवाज़ों को समझे। यहीं से भाषा का जन्म हुआ। यहीं से क्या हुआ? भाषा का जन्म हो गया। यहीं से आपकी भाषा का क्या हुआ? जन्म हुआ। ठीक है, तो जब मानव विकास हुआ तब उसके साथ ही आपका भाषा का जन्म भी हो गया। तो उस समय की जो भाषा थी वो कैसी थी? तो उस समय की जो भाषा थी वो मौखिक थी। जो भाषा थी उस समय की, वो भाषा आपकी थी मौखिक। क्या थी? मौखिक भाषा थी। कैसी भाषा थी? मौखिक। मानव विकास जब हुआ तो उस समय की भाषा आपकी थी मौखिक। तो मानव विकास की परंपरा में लंबे समय तक ये भाषा ऐसी चलती रही मौखिक ही। तो इस भाषा, ये जो मौखिक भाषा है, शीघ्र क्या हो जाती थी? परिवर्तित, बदल जाती थी। ठीक, दूसरे, इसे हमने यहाँ पर कहा तो दूसरी जगह तो बढ़ा चढ़ा कर बता दिया। ये भाषा जो होती थी बदल जाती थी, परिवर्तित हो जाती थी। तो इस भाषा को हमें लिखने की ज़रूरत पड़ी। इस भाषा को हमें क्या पड़ी? लिखने की ज़रूरत पड़ी, लिखने की। ठीक है, लिखने की ज़रूरत पड़ी। तो लिखने की ज़रूरत पड़ी तो हम भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए उन्हें हमने क्या कहा? वर्ण कहा। जो चिन्ह हमने बनाए इसे लिखने के लिए उन्हें हमने क्या कहा? वर्ण कहा। जैसे का, खा, गा, ये सब क्या है? वर्ण है। ये आपके वर्ण है सब। ठीक है, ये आपके वर्ण है। तो फिर वर्ण आए, तो वर्णों को जब आपस में हमने जोड़ दिया, जब वर्णों को हमने आपस में क्या जोड़ दिया, तो आपका बन गया शब्द। क्या बना? शब्द बना। जब वर्णों को हमने आपस में जोड़ा तो आपका बना शब्द। शब्द जैसे कमल, ये 3 वर्ड जुड़े हैं इसमें। ठीक है, तो शब्द है। ठीक है, अब शब्दों को जोड़ करके हमने क्या बनाया? शब्दों को जोड़ करके हमने वाक्य बनाया। क्या बनाया? वाक्य। ठीक है, कई शब्दों को जोड़कर हमने वाक्य बनाया। जैसे हम कह सकते हैं आम मीठा है, आम मीठा फल है। ठीक है, आम मीठा फल है, आम मीठा फल है। तो ये हमने बनाया। अब वाक्यों को जोड़ करके आपकी भाषा बनी। वाक्यों को जोड़कर क्या बनाई गई? भाषा बनी। तो वर्ण को जोड़कर शब्द बना, शब्द को जोड़कर वाक्य बने, वाक्यों को जोड़ करके भाषा बनाई गई। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है आपकी,
वर्ण है। क्या है? वर्ण। ठीक है। और सबसे बड़ी इकाई आपकी भाषा हो गई। सबसे बड़ी इकाई आपकी क्या हुई? भाषा। भाषा हुई, भाषा। ठीक है। हमने कहा था कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और सबसे बड़ी इकाई आपकी भाषा है। ठीक है। तो वर्ण भाषा को लिखने की क्या है? चिन्ह है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है। तो वर्णों का जो उच्चरित रूप है, उच्चरित रूप अमूर्त रूप होता है। ठीक है। उच्चरित रूप दिखाई नहीं देता। इस उच्चरित रूप को हम क्या कहते हैं? ध्वनि। जैसे क बोल दिए तो ये ध्वनि है, और जब का को लिख देंगे तो ये अब क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। तो मूर्त रूप, ध्वनि का मूर्त रूप वर्ण होता है और ध्वनि का लिखित रूप जो होता है वो आपका वर्ण होता है। ठीक है। अब वर्ण का अमूर्त रूप जो होता है, ध्वनि का अमूर्त रूप आपका ध्वनि हो जाएगा। मतलब वर्ण का उच्चरित रूप ध्वनि होता है और वर्ण का लिखित रूप वर्ण होता है। ठीक है। जब लिख देते हैं तो वर्ण हो जाता है, और जब हम इसी वर्ण को बोल देते हैं तो ध्वनि बन जाती है। ठीक। तो वर्ण को हम लिपि भी कहते हैं। इसी वर्ण को हम लिपि भी कहते हैं। वर्णों को हम क्या कह सकते हैं? लिपि, चिन्ह। ठीक है। लिपि चिन्ह भी कहते हैं, लिपि भी कहते हैं। तो लिपि भाषा को लिखा जाता है। लिपि मतलब लिपि में भाषा को लिखा जाता है। इस लिपि में तो किस लिपि में लिखा जाता है? तो हिंदी भाषा को आपकी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि में। किस भाषा को? हिंदी भाषा को। तो हमने बताया था कि हिंदी, उर्दू, मराठी, हिंदी, मराठी, संस्कृत को देवनागरी लिपि में, हिंदी, मराठी, संस्कृत को देवनागरी लिपि में, हिंदी, मराठी, संस्कृत, ठीक, संस्कृत को देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में। ठीक है। और अंग्रेजी को आपकी रोमन लिपि में, अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखते हैं। अंग्रेजी को रोमन लिपि में, किस लिपि में? रोमन लिपि में। उर्दू को फारसी लिपि में, उर्दू को फारसी लिपि में। ठीक है। उर्दू को फारसी लिपि में लिखते हैं। ठीक। अच्छा, अंग्रेजी के ABCD वर्ण हैं। ABCD ये सब क्या है? अंग्रेजी के अक्षर हैं। ठीक है, वर्ण है। और हिंदी के बताई थी, काखा गाघा ये सब हिंदी के हैं। ठीक है। आइए, तो वह यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट बात बताएंगे दी आपको कि वर्ण जो है, वर्ण भाषा की वर्ण जो है भाषा की सार्थक इकाई है। क्या है? सार्थक इकाई नहीं है, इकाई है नहीं कहेंगे, सार्थक इकाई नहीं है, सार्थक इकाई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका अर्थ नहीं है वर्ण का। का कुछ अर्थ है? नहीं है। का कुछ अर्थ है? नहीं है। खा का कुछ अर्थ है? नहीं है। जैसे का मा का कुछ अर्थ है, ला का कुछ अर्थ है? नहीं है। इसी का मा ला का जोड़ देंगे तो कमल बन जाएगा। का मा अल्लू। यदि इनको अलग अलग रखेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। सार्थक का मतलब है अर्थ। तो वर्ण भाषा की सार्थक इकाई नहीं है। वर्ण जो है भाषा की सार्थक इकाई नहीं है, सार्थक इकाई नहीं है। लेकिन इन्हीं वर्णों को यदि हम जोड़ दें तो शब्द बन जाएगा कमल। तो ये कमल क्या है? आपका शब्द है। तो शब्द भाषा की सार्थक इकाई है, भाषा की सार्थक इकाई शब्द है। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। ठीक है। सबसे छोटी सार्थक इकाई जो आपकी हो जाएगी शब्द हो जाएगी, अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है। और भाषा की सबसे छोटी पूर्ण भाव, पूरा भाव व्यक्त करने वाली सार्थक इकाई, जैसे कमल हमने कह दिया, कमल से पूरा अर्थ निकल नहीं रहा। ठीक है। तो कमल एक सुंदर पुष्प है, कमल एक सुंदर फूल है। ठीक है। तो पूर्ण भाव व्यक्त करने वाली सार्थक इकाई वाक्य है। भाषा की सबसे छोटी पूर्ण भाव, सबसे छोटी पूर्ण भाव, ठीक है, पूरा भाव, पूर्ण भाव प्रकट करने वाली सार्थक इकाई। ठीक है। पूर्ण भाव प्रकट करने वाली सार्थक इकाई वाक्य है। ठीक है। वाक्य है। ठीक है। वाक्य है। तो आपने समझ लिया। अब भाषा और लिपि हमने बताया कि हिंदी, मराठी, संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। देवनागरी लिपि का ब्राह्मी लिपि से उद्गम हुआ है, विकास हुआ है। अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखते हैं, अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखते हैं। पंजाबी को गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं। कहा जाता है कि गुरुओं के मुख से हुआ है गुरुमुखी लिपि का विकास। उर्दू को फारसी लिपि में लिखते हैं। ठीक है। तो आपने भाषा लिपि समझ लिया। जैसे हम यहाँ पे लिखे हिंदी, मराठी, संस्कृत, ठीक, ये आपकी देवनागरी लिपि में लिखते हैं, देवनागरी लिपि। ठीक। अंग्रेजी आपको रोमन लिपि में लिखते हैं। ठीक है। अब पंजाबी को लिखते हैं गुरुमुखी लिपि में, गुरुमुखी लिपि में। उर्दू
उर्दू को लिखते हैं फारसी लिपि में। किस लिपि में? फारसी लिपि में लिखते हैं, ठीक है, फारसी लिपि में लिखते हैं। अच्छा बताए थे कि उर्दू जो लिखा जाता है वो आपका दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता है, दाएं से बाएं की तरफ, इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। और आपकी जो देवनागरी लिपि है इधर से लिखी जाती है, ठीक है, बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। तो हम वर्ण भाषा की बताए कि सबसे छोटी इकाई है, लेकिन सार्थक इकाई नहीं है सबसे छोटी, ठीक है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी अविभाज्य इकाई है, मतलब इसको अब तोड़ नहीं सकते आप, वर्ण को आगे तोड़ा नहीं जा सकता। यदि हम इसे तोड़ें, वर्ण हम लिखें, इसे का लिखा है, का को हम लिखें तो क आधा क प्लस आ लिखेंगे, तो ये व्याकरण की दृष्टि से वर्ण है और ये आपकी वर्णमाला की दृष्टि से वर्ण है, ठीक। इसका आप छोटा रूप नहीं कर सकते हैं, इसका आप छोटा रूप आप नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो ये आपका हुआ वर्ण, ठीक। अब हमने बताया कि ये वर्णमाला की दृष्टि से है, ये आपका व्याकरण की दृष्टि से है, ठीक है। अब आते हैं वर्णमाला में, तो वर्ण आपका यहाँ से खत्म, वर्ण आपका क्या हुआ? खत्म, वर्ण आप जान गए, वर्ण हो गया इसमें सबसे छोटी इकाई है वर्ण, लेकिन सार्थक इकाई नहीं है सबसे छोटी। सबसे छोटी सार्थक इकाई जो है आपकी, सार्थक इकाई हम बता दिए थे आपका क्या है? शब्द है, क्योंकि शब्द का अर्थ निकलता है। अब पूर्ण भाव सार्थक इकाई, पूर्ण भाव को व्यक्त करने वाली इकाई आपकी वाक्य है, ठीक है। तो हम यहाँ वर्णमाला पर चलते हैं, वर्णमाला, वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला में यदि देखें तो हमने बताया था वर्णमाला, माला का अर्थ क्या होता है? वर्णों की माला। वर्णमाला का मतलब है, विच्छेद करें, वर्णों की माला। इस माला का अर्थ होता है माला, जिसे आप माला पहनते हैं, फूलों का माला। तो फूलों का जो माला बनता है, फूलों को माला, तो वो एक क्रमबद्ध तरीके से फूल लगे होते हैं, क्रमबद्ध तरीके से, ठीक। यदि 3 लाल 3 पीले, 3 लाल 3 पीले, 3 लाल 3 पीले, ऐसे क्रम में लगे होते हैं, ठीक, फूलों का माला। यदि हम ऐसे इसको लगा दें कि 3 लाल और 2 लाल, 4 लाल 1 लाल, 3 लाल, सॉरी 2 लाल 1 पीला, 4 लाल 3 पीले, इस तरह ऊपर रंग लगा दें यदि फूलों का कम ज़्यादा ऊपर रंग, तो फूल का माला अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो एक क्रमबद्ध तरीके में, व्यवस्थित तरीके से यदि फूलों का माला आप बनाते हैं तो अच्छा बनता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब यदि माला की परिभाषा देखें, जब फूलों को हम क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से रखते हैं तो एक माला बनता है, उसे हम माला कहते हैं। तो इसी प्रकार हम इसे भी यहाँ पे कह सकते हैं, वर्णमाला की यदि परिभाषा देखें, वर्णमाला जो होता है वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप को, वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप को, और व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है, वर्णमाला कहते हैं, ठीक। तो हमने बताया वर्णमाला क्या होता है। अब वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला के 2 भाग होते हैं, हिंदी वर्णमाला के 2 भाग होते हैं, क्या होते हैं? हिंदी वर्णमाला के भाग या वर्णमाला के प्रकार। तो हिंदी वर्णमाला के 2 भाग, ठीक है, कौन कौन से? पहला दूसरा, पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन, ठीक है, पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। अब हम यदि स्वर की बात करें तो स्वर जो होते हैं स्वयं से उच्चारित हो जाते हैं, इन्हें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो हमने बताया था कि स्वयं राजन्ते इति सुरा, जो स्वयं से शासित होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वयं राजन्ते इति सुरा, जो स्वयं से शासित होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। तो हेडिंग यदि लगाएंगे स्वर, ठीक, तो हम यहाँ यदि लिखें स्वयं राजन्ते इति सुरा, स्वयं राजन्ते इति सुरा, ठीक है। तो जो स्वर होते हैं वो स्वयं से शासित होते हैं, स्वयं से उच्चारित होते हैं, तो उन्हें हम स्वर कहते हैं। जो स्वयं से शासित होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, ठीक है। तो हमने चर्चा किया स्वर के बारे में, क्या? स्वयं राजन्ते इति सुरा, जो स्वयं से उच्चारित होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। इन्हें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है स्वर को, तो उन्हें स्वर कहेंगे। ऐसे वर्ड जिन्हें किसी की हेल्प ना लेनी पड़े, किसी का सहयोग ना लेना पड़े अन्य वर्डों का, तो उन्हें हम स्वर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आते हैं आपके आ ई उ ई, ये री ए आई ओ आओ, ठीक है, ये आपके स्वर होते हैं। इसका मतलब हमने बताया था कि जब स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं तो झंकृत होने में जो वायु निकलती है वो सीधे बाहर आ जाती है। वो वायु क्या होती है? सीधे बाहर आ जाती है, निकलती है, जब वायु निकलती है तो सीधे बाहर आ जाती है, तो वो स्वर की स्थिति होती है। और जब वायु अलग अलग उच्चारण स्थानों से टकराती हुई बाहर निकलती है तो वो व्यंजन की स्थिति होती है, ठीक है। इसका मतलब व्यंजन जो होते हैं, जो स्वर के सहारे बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। ऐसे वर्ड जो स्वर के सहारे बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। वह ऐसे वर्ड जो स्वयं से बोले जाते हैं, किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें हम स्वर कहते हैं, ठीक है। तो स्वर व्यंजन आपको समझ में आया होगा। तो स्वर आपके होते हैं, स्वरों की संख्या होती है आपकी
स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या क्या होती है? टोटल स्वर होते हैं आपके 11। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। और 11 स्वरों की 10 मात्राएं होती हैं। यदि मात्राएं देखें तो मात्राएं इनकी जो होती हैं वो 10 होती हैं। ठीक है, हम यहाँ स्वर लिख रहे हैं। स्वर जैसे आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। अंगहा नहीं होगा। ठीक है, अनुस्वार विसर्ग नहीं होगा, वो स्वर में शामिल नहीं किए गए हैं। तो आप इन्हें काउंट कर सकते हैं। या फिर 11 स्वर हैं। अब 11 स्वरों की 10 मात्राएं होती हैं। इस आ की कोई मात्रा नहीं होती है, इस छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर कोई मात्रा नहीं होगी। इसकी मात्रा होती है, एक लाइन होती है, एक लकीर होती है। इसकी मात्रा छोटी ऐसे, ठीक है, इसकी होती है बड़ी ऐसे, और ऐसे ये उल्टा होता है, और इसमें ऐसे रा लगा होता है, और ये एक पाई होती है, इसमें 2 पाई होती है, एक डंडा और एक पाई होती है इसमें। ठीक है, और एक डंडा 2 पाई लगाते हैं इसमें। ठीक है, तो आपकी 10 मात्राएं काउंट कर सकते हैं, 10 मात्राएं हैं। ठीक, ये आपका नहीं है, आ में कोई मात्रा नहीं होती, छोटा में। ठीक, अब यहाँ पे व्यंजन की यदि हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि स्वर में आते हैं स्वरों के प्रकार में। तो व्यंजन जो होता है आपका व्यंजन, तो व्यंजन स्वर के सहारे बोले जाते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? स्वर के सहारे बोले जाते हैं व्यंजन। ठीक है, व्यंजन आपके स्वर के सहारे बोले जाते हैं। और टोटल जो व्यंजन होते हैं आपके 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। इसे आगे हम पढ़ेंगे। ठीक, पहले स्वर की बात कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, अभी ही पढ़ेंगे। पहले स्वर कंप्लीट कर दें फिर। तो स्वर आपका निम्नलिखित आधार पर बांटा जाता है। जैसे हम बांटें तो कह सकते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर, मतलब व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर स्वर के भेद, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर, या रचना के आधार पर, निर्माण के आधार पर स्वर के भेद कह सकते हैं। निर्माण के आधार पर, ठीक है, आधार पर। ठीक, और दूसरा मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर। ठीक है, आधार पर। तीसरा जिह्वा के आधार पर, जिह्वा की उच्चारण स्थिति के आधार पर। ठीक है, उच्चारण स्थिति के आधार पर। ठीक, आधार पर। ठीक, चौथा होठों, होठों, ठीक है, होठों की आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर, होठों की आकृति के आधार पर। ठीक है, पांचवा है मुख बीवर के खुलने के आधार पर। ठीक है, मुख के खुलने के आधार पर, खुलने के आधार पर। ठीक है, मुख के खुलने के आधार पर स्वर के भेद। तो आइए पहला देख लेते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर, के आधार पर। ठीक है, आधार पर स्वर के भेद, व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद। तो व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल स्वर, मूल स्वर। पहला होता है मूल स्वर, पहला आपका मूल स्वर। ठीक, पहला मूल स्वर। दूसरा आपका होता है दीर्घ स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। तीसरा संयुक्त स्वर। व्युत्पत्ति के आधार की बात करें, ठीक है, संयुक्त होता है। अब इनमें मूल स्वर जो आपके होते हैं वो सबसे पहले बने हैं। जो स्वर सबसे पहले जो बना है उन्हें मूल स्वर कहते हैं। आ बना सबसे पहले, फिर छोटी ई बनी सबसे पहले, फिर छोटा ऊ बना सबसे पहले, और छोटा री बना सबसे पहले। तो ये आपके मूल स्वर है, सबसे पहले इनका निर्माण हुआ है। अब दीर्घ स्वर, इनका बड़ा रूप, ठीक है, जो मूल स्वरों से मिलकर बने हैं उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो बड़ा आ बना मूल स्वरों से मिलकर, बड़ी ई बनी मूल स्वरों से मिलकर, बड़ा ऊ बना मूल स्वरों से मिलकर, और बड़ा री बना मूल स्वरों से मिलकर, इन्हें बोलते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है, अब देखते हैं संयुक्त स्वर। जो जब 2 स्वर आपस में जुड़कर एक नया स्वर बनाते हैं, तीसरा स्वर का निर्माण करते हैं, तो उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे आ ई, छोटा आ और छोटी ई मिलकर के बनाएंगे तो ए बनेगा। क्या बनेगा? ए के बाद जैसे आय बनेगा, आय और ओ और आओ, ये आपके हैं संयुक्त स्वर। ठीक है, ये आपके क्या है? संयुक्त स्वर है। ठीक, अब इसे ये बनते कैसे हैं तो हमें यदि बताएं यहाँ पर ए कैसे बना, तो छोटा आ प्लस ई से मिलकर बनता है ए, और छोटा आ या कहें बड़ा आ या बड़ी, ठीक है, तो मिलकर बना है, इससे भी मिलकर बनेगा आपका ए ही बनेगा। ठीक, अब यदि यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पर यदि हम इसकी बात करें आय की, तो आय कैसे बनता है, तो आय जो आपका बनता है वो बनेगा, छोटा आ मिला दें, आ प्लस ए कर दें, या बड़ा आ कर दें, ए कर दें, तो आपका आय बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ओ कैसे बनता है, तो छोटा आ प्लस छोटा ऊ बना दें तो ओ बन जाएगा।
या बड़ा बड़ा ऊ कर दे तो ओ बन जाएगा। और हमें करना पड़ेगा छोटा आ प्लस ओ करेंगे तब आओ बनेगा। इसे छोटा आ प्लस ओ कर दें तो बनेगा आपका आओ। क्या बनेगा? आओ बनेगा। ठीक है, तो ये आपके संयुक्त स्वर है। ठीक, समझ गए होंगे। अब चलते हैं मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। दूसरा है आपका मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। मात्रा के आधार पर ठीक है, स्वर के भेद। मात्रा के आधार पर स्वर के भेद यदि हम समझें इसमें, तो मात्रा के आधार पर, मात्रा का मतलब होता है समय, उच्चारण में लगने वाला समय। ठीक है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, ठीक है, मतलब कम समय लगता है बोलने में, तो उन्हें स्वर कहते हैं। तो हम पहले उनको नोट कर देते हैं कितने स्वर हैं। तो पहला ह्रस्व स्वर, ह्रस्व, और दूसरा दीर्घ, तीसरा आपका जो है वो प्लुत है, प्लुत। ठीक, प्लुत स्वर। तो इनमें जो है एक मात्रा का जिनमें समय लगता है अर्थात कम समय लगता है, तो ह्रस्व का मतलब छोटा होता है, कम होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हम कहते हैं क्या? ह्रस्व स्वर। तो छोटा जैसे अ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा री, और एक और है लरी। ठीक है, लरी भी आपका ह्रस्व स्वर है। ठीक, अब दीर्घ स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, मतलब ज़्यादा समय लगता है, तो दो मात्रा का समय लगता है। पूर्ण पूर्णांक होगा। ठीक है, पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक नहीं, पूर्ण, एक पूर्ण नंबर होगा, पूर्ण। ठीक है, पूर्ण नंबर जैसे आप पढ़े होंगे, पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण नंबर एक मात्रा फिर दो मात्रा, डेढ़ और नहीं, ढाई वाई नहीं होगा। ठीक है, दो मात्रा का समय लगता है, तो उन्हें हम कहते हैं दीर्घ स्वर। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा री। ठीक है, अब इसका ली का कोई दीर्घ रूप नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। ली का दीर्घ रूप नहीं होता है, सिर्फ ह्रस्व रूप होता है। अब ली इसमें प्रयोग भी नहीं होता है हिंदी में, संस्कृत में इसका प्रयोग ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब आते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर की यदि बात करें तो वे स्वर जिनके उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता है, तीन मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम कहते हैं प्लुत स्वर। तो हिंदी का एकमात्र उदाहरण है ओम। प्लुत स्वर एकमात्र उदाहरण है, तीन लगा देते हैं और माँ, तो तीन लगा देते हैं तो बन जाता है, तीन बार ओ का उच्चारण होगा, ओ। ठीक है, तो तीन बार उच्चारण होता है, तो इसे हम बोलते हैं प्लुत स्वर है ये, या फिर क्या प्लुत स्वर है, हिंदी का एकमात्र उदाहरण है। प्लुत स्वर की संख्या 8 होती है, 8 हो सकती है। तीन लगा दें सभी स्वरों में, दीर्घ स्वरों में जितने दीर्घ स्वर हैं आपके, तो उनमें तीन लगा दें। तो दीर्घ स्वर और भैया यहाँ पे लिख देंगे। दीर्घ स्वर है ए है, ऐ है, ओ है और औ है। मतलब प्लुत जो है स्वर हैं ये चार, इतने यहाँ से यहाँ तक के, तो ये जो चार हैं इनका दीर्घ रूप हो जाता है, ली का दीर्घ रूप नहीं है। तो ए आई ओ भी दीर्घ रूप है। ठीक है, औ। ठीक, तो हिंदी का एकमात्र उदाहरण है। और ये 8 है, कितने हैं? 8 है। दीर्घ क्या है? 8 है। इन 8 में यदि तीन तीन लगा दें हम लास्ट में 3 नंबर, तो 3 बार इनका उच्चारण होगा तो ये प्लुत स्वर हो जाएंगे। तो लेकिन हम उदाहरण यदि देखें तो एक ही मात्र उदाहरण है हिंदी में, ओम। ठीक है, अब बात करते हैं, ये समझ में आ गया होगा प्लुत है स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है, ये मात्रा के आधार पर दीर्घ का प्रकार है, अभी पढ़े हैं पीछे दीर्घ स्वर उसमें भी। ठीक है, वो आपकी व्युत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर था। ठीक है, उसमें दीर्घ स्वर 4 थे, दीर्घ रूप। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर बनाए गए, बनावट के आधार पर दीर्घ रूप थे। ठीक, जब उनके मिलने से बना मूल स्वरों की दीर्घ। ये समय के आधार पर कितना उच्चारण लगता है, समय कितना लगता है इनको बोलने में, उस आधार पर है ये दीर्घ स्वर। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला जो है वो है जिह्वा। तीसरा नंबर है जिह्वा की उच्चारण स्थिति के आधार पर, की उच्चारण स्थिति के आधार पर, ठीक, स्वर के भेद के आधार पर स्वर के भेद। ठीक, तो यहाँ पर हम यदि देखें तो स्वर जो आपके होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3। इसमें 3 प्रकार के होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला होता है आपका अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर, तीसरा आपका होता है पश्च स्वर। यदि हम यहाँ पर बात करें, ये हम बना देते हैं, ये मान लिया जीभ है। क्या है? जीभ। ठीक है, ये जीभ है, समझ गए होंगे। ठीक, जीभ है, तो यहाँ पर ये आपका पश्च है। क्या है? पश्च। जे आपका मध्य है। ठीक है, जे आपका अग्र है, जीभ आगे का भाग है अग्र। ठीक, तो हम यदि यहाँ एक ट्रिक बताएं कि आओ उल्लू पीछे पीछे, आको छोड़ो बीचे बीचे, हम यहाँ ट्रिक लिख ही दे रहे हैं। आओ उल्लू, उल्लू पीछे पीछे, पीछे पीछे, आको छोड़ो बीचे बीचे, आको छोड़ो बीचे बीचे। ठीक है, बीचे बीचे। तो यहाँ पर हम यदि बात करें, ये जो आ है या ओ है, ठीक, और उ, और ये वाला जो आ है इसका ये पीछे पीछे का मतलब यहाँ पर पश्च है। क्या है? पश्च। और बीच का मतलब मध्य। ठीक है, आ को छोड़ो बीचे बीचे, मध्य में, तो आ को हम छोड़ दें यहाँ मध्य में। ठीक है, तो मध्य में आ को छोड़ देते हैं, आ। ठीक, अब बीचे बीचे छोड़ दिए हमने, अब यहाँ पीछे पीछे पश्च। पश्च में बात कर रहा है बड़ा आएगा, पश्च की बात कर रहा है, उसमें आएगा आपका बड़ा आ और
छोटा, अब छोटा आ इसमें तो आएगा नहीं पश्चिम, क्योंकि एक बार हो चुका बीचे बीचे, तो बड़ा आ और ओ और औ दीर्घ रूप भी इसका आएगा, ठीक है, ऊ और बड़ा ऊ, ठीक। ये आपके हुए पश्च सुर, ये आपके हुए पश्च सुर। अग्रसुर, बाकी इनके बाद जो बचा वो अग्रसुर है। क्या है? अग्रसुर। तो आपका छोटी बचा, बड़ी बचा और री बचा, ए बचा, आय बचा, ठीक। तो ये आपके हुए अग्रसुर। इस ट्रिक को आप याद रखेंगे, ये ट्रिक आपको यदि याद रहेगी, ये ट्रिक, तो आप क्या करेंगे, इसे समझ पाएंगे। मध्य और पश्च आ गए समझ, अग्र जो बचेंगे उससे इसमें अग्र में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपका जो दूसरा चौथा प्रकार है वो है आपका होठों की आकृति के आधार पर, होठ की आकृति या होठ के खुलने के आधार पर, होठ के खुलने या होठ के गोल होने, कहीं खुलने नहीं, गोल होने के आधार पर, या होठ की आकृति के आधार, होठ के गोल होने के आधार पर, ठीक है, स्वर के भेद। तो इसमें जो है स्वर के भेद आपके जो होते हैं दो प्रकार के, एक वृत्तमुखी, दूसरा आवृत्तमुखी। आवृत्तमुखी, तो वृत्तमुखी वो स्वर होते हैं, तो हम कहेंगे यदि वृत्तमुखी, तो जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोल होते हैं उन्हें वृत्तमुखी कहते हैं। जैसे आ में नहीं होता, बड़ा में नहीं होता, छोटी में नहीं होता, बड़ी में नहीं होता, और छोटा ऊ में यदि बोलेंगे तो आपका मुंह जो है गोल हो जाएगा। देखिए ऊ, वो ओंठ गोल हो जाएंगे, बड़ा ऊ, देखिए ओ, औ, यदि इनकी बात करें तो ये आपके वृत्तमुखी स्वर हैं, ठीक। और बाकी जो हैं आवृत्तमुखी, जिनके उच्चारण में होंठ गोल नहीं होते तो उन्हें हम आवृत्तमुखी कहते हैं। तो छोटा, बड़ा और छोटी और बड़ी और री और ए आई और ए आई, ये आपके हैं आवृत्तमुखी स्वर, ठीक है। क्या है? आवृत्तमुखी स्वर है। समझ में आ गया। अगला जो आपका है पांचवें की बात करें तो मुख बीवर के आधार पर, मुख बीवर या मुख के खुलने के आधार पर, मुख बीवर के आधार पर स्वर के भेद, या मुख के खुलने के आधार पर स्वर के भेद, ठीक कह सकते हैं। तो ये आपके होते हैं चार प्रकार के। कितने प्रकार के? चार प्रकार के। विवृत्त, दूसरा संवृत्त, तीसरा अर्धविवृत्त, विवृत्त, चौथा अर्धसंवृत्त, संवृत्त, ठीक। ये आपके चार प्रकार के होते हैं। तो वे स्वर जिनके, जैसे विवृत्त की हम बात करें, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख बड़ा खुलता है, अधिक खुलता है, तो उन्हें हम बोलते हैं विवृत्त स्वर। तो सिर्फ और सिर्फ बड़ा आ में आपका बड़ा मुख फैलेगा, जैसे आ बोलेंगे, ठीक है। और संवृत्त में क्या होता है? विवृत्त का उल्टा, छोटा मुंह खुलेगा, कम खुलेगा। तो ई सब खुल गए ना, छोटा आ में थोड़ा खुल जाएगा मुंह, तो वो नहीं आएगा उसमें। तो जैसे छोटी ई, बड़ी भी, छोटा ऊ भी और बड़ा ऊ भी, ठीक। ये आपके होते हैं संवृत्त। अर्धविवृत्त की बात करें तो वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधा खुलता है, मतलब जो मुख बड़ा खुलता था उसका आधा थोड़ा कम, तो आपका इसमें छोटा और ए और औ, ठीक। ये आपके आते हैं। अर्धविवृत्त में यदि देखें तो अर्धविवृत्त में क्या होता है? मुंह जो होता है आपका और कम खुलता है। क्या खुलता है? और जो संवृत्त में कम खुलता भी था और उससे भी कम खुले, तो आपका वो हो जाएगा अर्धसंवृत्त ओ, ठीक है। ये अर्धसंवृत्त। तो ये आपके हुए मुख्य विवर के आधार पर स्वर के भेद। तो हमने पांचों स्वर के भेद आपको बता दिया। स्वर आपके जितने थे सभी आपने पढ़ लिया। अब आ जाते हैं व्यंजन में। चलिए व्यंजन में, व्यंजन तो हमने बताया था कि वे वर्ण जिनके जो स्वर के सहारे बोले जाते हैं, वे वर्ण जो स्वर के सहारे बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। उन्हें व्यंजन का, व्यंजन को हमने बताया कितने होते हैं? 33 होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? 33 बताए थे। तो हम कह सकते हैं कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु मुख के अलग अलग उच्चारण स्थानों को क्या करती है? टकराती हुई बाहर निकलती है, तो उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात वे वर्ण जो स्वर के सहारे बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, ठीक है। उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर व्यंजनों की यदि संख्या देखें तो 33 होती है। कितनी होती है? 33। तो हम यहाँ लिखें व्यंजनों की संख्या, पहले देख लेते हैं कि कितने व्यंजन पढ़ना। व्यंजनों की संख्या, ठीक है। तो हमने बताया व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है? तो 33 है। कितनी है? 33। कौन कौन से हैं इसमें? ये व्यंजन है कौन कौन से? 33। तो आपके स्पर्श व्यंजन, स्पर्श इनकी है 25, ठीक है। 25 स्पर्श व्यंजन है। दूसरा आपका है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ये आपके 4 हैं। तीसरे हैं आपके ऊष्म व्यंजन। क्या है? ऊष्म व्यंजन, ये भी आपके 4 हैं। इनको यदि जोड़ेंगे तो आपके कुल 33 व्यंजन हो जाएंगे। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ये आपके 33 व्यंजन हुए।
तो स्पर्श व्यंजन यदि हम बात करें, स्पर्श व्यंजन की बात करें, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की यदि हम बात करें तो इसमें हम बताए थे कि जब निकलने वाली वायु मुख के अलग अलग उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, मुख में अलग अलग उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, तो उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तीन वर्डों को हम क्या कहते हैं? व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन में क्या होती है, जो वायु होती है वो अलग अलग उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, इसीलिए हम इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो का से माँ तक के जितने व्यंजन हैं, का से माँ तक के जितने 25 व्यंजन हैं, वो सब के सब आपके क्या हैं? स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर लिखें क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। ये आपकी काउंट करेंगे तो 25 स्पर्श व्यंजन है। कितने हैं? 25। ठीक, ये आपके टोटल 25 स्पर्श व्यंजन हैं। कितने हैं? आप यदि इनको काउंट करेंगे तो 25 स्पर्श व्यंजन आपको मिलेंगे। ठीक, ये आपके 25 स्पर्श व्यंजन हैं। हम इनको बांट रहे हैं एक बॉक्स में, आप देख ही रहे हैं, एक बांट दिए। ठीक, ये एक वर्ग के रूप में है, इधर से भी 5 हैं, इधर से भी 5 हैं। ठीक है, यहाँ से भी 5 हैं, यदि आप देखें तो इधर से भी 5 और इधर से भी 5 हैं। तो इस वजह से हम इन्हें, ये यदि हम देखें 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर रेखा है, तो हम यदि सभी रेखाएं वर्ग की बराबर होती हैं, यदि किसी चतुर्भुज की सभी रेखाएं बराबर होती हैं तो इसे हम वर्ग कहते हैं। ये क्या है? वर्ग है। इस वजह से इन्हें हम वर्गाकार व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन, वर्गीय नाम है इनका। और एक नाम इनका जो है उदित व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, उदित व्यंजन भी इन्हें कहते हैं। ठीक, और इनका जो नामकरण है तो हम वर्ग के हिसाब से वर्ग समूह में बांटने की वजह से हम इन्हें कहते हैं, प्रत्येक वर्ग का जो नामकरण हम रखते हैं तो उस वर्ग के प्रथम वर्ण के नाम पर पड़ा है, प्रथम वर्ण के नाम पर पड़ा है। जैसे इसका नाम हम रखेंगे, इस पूरे लाइन का जो है, इस पूरे लाइन का जो नाम रखेंगे वो हम रखेंगे क्या? का वर्ग। क्या रखेंगे? का वर्ग। ठीक, और दूसरे में ये वाली लाइन का हम नाम रखेंगे चा वर्ग। क्या रखेंगे? चा वर्ग, चा वर्ग। ठीक है, इसी प्रकार इसका हम टा वर्ग रखेंगे। ठीक है, टा वर्ग। इसका हम ता वर्ग रखेंगे, तो आप जान गए हैं, इसका हम पा वर्ग रखेंगे। क्या रखेंगे? पा वर्ग। तो आप इस समझ, जिसे हम का वर्ग बोलेंगे तो 5 वर्ड आएंगे। कितने वर्ड आएंगे? 5। का, ख, ग, घ, अंग। चा वर्ग बोलेंगे तो चा, छ, ज, झ, ञ आप बोलेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे वर्ड आपके आएंगे। ठीक, तो आपने जान लिया स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, का से माँ तक के स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं और प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ड के आधार पर नाम रखा गया है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, ये आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन को उदित व्यंजन भी कहते हैं, समझ गए हैं आप। चलिए अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन की हम यदि बात करें तो अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन की हम बात करें तो अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं आपके, तो वे व्यंजन होते हैं, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु जो है उच्चारण स्थानों को नाम मात्र थोड़ा सा स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, तो उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो इसमें आते कौन कौन से हैं व्यंजन? जैसे य, व, र, ला। ठीक, ये आपके 4 आपके अंतस्थ व्यंजन हैं। 4 क्या हैं? अंतस्थ व्यंजन है। तो हम इसका जो है अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात है कि सभी अंतस्थ व्यंजन अर्धस्वर होते हैं। इसका नाम एक और क्या है? अर्धस्वर। अंतस्थ व्यंजन को हम अर्धस्वर भी कहते हैं, इन चारों को हम अर्धस्वर भी कहते हैं। लेकिन या और वा को विशेष रूप से अर्धस्वर कहा जाता है। या और वा की बात करें, ला की नहीं। या और वा जो है विशेष रूप से अर्धस्वर हैं। या और वा विशेष रूप से अर्धस्वर है, ये दोनों विशेष रूप से अर्धस्वर है। ठीक, तो आपको अंतस्थ व्यंजन समझ में आया। या, वा, रा, ये ला ये आपके अर्धस्वर हैं। अब ऊष्म व्यंजन की बात करें। ऊष्म व्यंजन जो आपके हैं, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन आपके जो होते हैं तो उनमें जिह्वा और उच्चारण स्थान के बीच में घर्षण होता है। ऊष्म का मतलब होता है घर्षण या ऊष्मा उत्पन्न होना, रगड़ होना। रगड़ होगी तो ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु जिह्वा और उच्चारण स्थान के बीच से घर्षण करती हुई निकलती है वायु, तो ऐसी स्थिति में जो व्यंजन होंगे वो होंगे ऊष्म व्यंजन। वो कौन कौन से हैं ऊष्म व्यंजन? वो हैं स,
तालुसा, मूर्धन्य सा और दंती सा और हा, ये आपके चारों के चारों जो हैं आपके हैं ऊष्म व्यंजन, इनके बोलने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, रगड़ होती है। तो रगड़ होने से संघर्ष होता है, इस संघर्ष होने के कारण इसे हम कहते हैं संघर्षी व्यंजन भी इन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन। ठीक, संघर्षी व्यंजन भी इन्हें हम कहते हैं। ठीक है, संघर्षी संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन इन्हें कहते हैं। इनका दूसरा नाम संघर्षी व्यंजन। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये है उस व्यंजन में कि जो हमारे चा, चा, जा और झा, ये जो हमारे वर्ण हैं इनके बोलने पर भी ऊष्मा उत्पन्न होती है, मतलब संघर्ष होता है बोलने पर। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? ये क्योंकि स्पर्श व्यंजन है, ये क्या है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन होने के कारण इन्हें हम कहते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, इनका नाम क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी इन चारों को हम कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं अयोगवाह। अब आपके जो वर्ण हैं अयोगवाह। ठीक है, अयोगवाह जो होते हैं तो वे वर्ण जो ना तो स्वर होते हैं ना तो व्यंजन होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अयोगवाह। तो आपका जैसे अंग, अंग को हम बोलते हैं अनुस्वार, अनुस्वार या चंद्रबिंदु भी बोलते हैं। ठीक है, आह को बोलते हैं हम विसर्ग। क्या बोलते हैं? विसर्ग। ये दोनों के दोनों आपके क्या हैं? अयोगवाह हैं। दोनों के दोनों क्या हैं? आपके अयोगवाह हैं। अनुस्वार और विसर्ग दोनों अयोगवाह वर्ण। अच्छा, अनुस्वार और विसर्ग का नामकरण अयोगवाह किसने किया? किसने रखा इसका नाम अयोगवाह है? ये तो किशोरी दास वाजपेयी जी व्याकरणविद थे, तो उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी शब्दानुशासन में अयोगवाह नाम दिया है इनका, अनुस्वार और विसर्ग का। ठीक है, तो अयोगवाह और आपको समझ में आ गई, ये दो होते हैं अयोगवाह। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग, अयोगवाह समझ गए आप। ठीक है, अब आ जाते हैं संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, आपके संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? तो संयुक्त व्यंजन जो होता है इसमें पहला व्यंजन जो होता है संयुक्त व्यंजन में, पहला व्यंजन आधा होता है और इसके बाद वाला जो व्यंजन होता है पूरा होता है। इनके मिलने से बनता है आपका संयुक्त व्यंजन, अर्थात एक या अधिक आधा व्यंजन तथा पूरा व्यंजन मिलकर के एक संयुक्त व्यंजन बनता है। तो हम यहाँ यदि बनाएं कि एक आधा व्यंजन और एक पूरा व्यंजन से मिलकर क्या बनेगा? आपका छा बनता है। ठीक, और एक आधा व्यंजन, हाँ ठीक, यहाँ पर ये एक आधा व्यंजन आपका ता अब प्लस पूरा व्यंजन यदि हम लें तो आपका बनता है त्रा। फिर इसके बाद बनता है आधा व्यंजन लें और पूरा व्यंजन लें, इससे मिलकर बनता है आपका ज्ञा। फिर आधा व्यंजन हम लें यदि और पूरा व्यंजन लें तो इससे मिलकर बनता है आपका श्रा। क्या बनता है? श्रा। तो ये आपके जो चारों हैं ये आपके हैं संयुक्त व्यंजन। क्या है? संयुक्त व्यंजन। छ, त्रा, ज्ञा, श्रा, ये आपके संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, अब हम बात करेंगे उत्सृप्य व्यंजन। इन्हीं को हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं या उत्सृप्य व्यंजन, उत्सृप्य या इसी को हम बोलते हैं उत्क्षिप्त। ठीक है, उत्सृप्य या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं इनका। ठीक है, तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा झटके से ऊपर की ओर उठती है उन्हें हम उत्सृप्य व्यंजन कहते हैं। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जो जीभ होती है हमारी वो झटके से बोलने में उठे ऊपर की ओर, झटके से उठे तो उन्हें हम बोलते हैं उत्सृप्य व्यंजन। तो आपका जो उत्सृप्य व्यंजन है ड़ और ढ, ये आपके उत्सृप्य व्यंजन है, ये आपके उत्सृप्य व्यंजन है। अच्छा, उत्सृप्य व्यंजन में दो प्रकार का गुण उत्पन्न होता है। उत्सृप्य होना मतलब जीभ को ऊपर की ओर उठाना और मात्रा की दृष्टि से संयुक्त हो जाना। संयुक्त व्यंजन का व्यवहार करते हैं क्योंकि इनमें मात्रा लगी हुई है, मात्रा लगे होने के कारण संयुक्त व्यंजन का व्यवहार करते हैं। इस वजह से इसमें मात्रा लगती है, मतलब समय लगता है बोलने में इन्हें। इस वजह से दो गुण इसमें हो गए, एक उत्सृप्य होना, एक मात्रा की दृष्टि से व्यंजन का व्यवहार करना। ठीक है, संयुक्त व्यंजन का व्यवहार करना। तो ये आपके दो गुण उत्पन्न करते हैं। दो गुण उत्पन्न करने के कारण इनका जो दूसरा नाम है वो द्विगुण व्यंजन है। क्या है? द्विगुण व्यंजन भी इन्हें कहते हैं। उत्सृप्य व्यंजन को हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। द्विगुण व्यंजन किसी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं आते हैं, ये ध्यान रखेंगे। द्विगुण व्यंजन जो है किसी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं आते हैं, या तो ये मध्य में आएगा या तो अंत में आएंगे। जैसे हम लिखें सड़क, तो सड़क में बीच में आया है द्विगुण व्यंजन आपका। धड़ाम, धड़ाम बीच में आया है। ठीक है, जिसे हम बोलें मेढक, मेढक, मेढक में द्विगुण व्यंजन बीच में आया है। अब जैसे हम लिख दें ढक्कन, तो ढक्कन आपका शुरू में आ गया ढ, तो ये उस पर व्यंजन नहीं होगा, ये एक स्पर्श व्यंजन है। क्या है? स्पर्श व्यंजन है ढ। ठीक है, उत्सृप्य व्यंजन नहीं है। तो अब यहाँ पर हम हिंदी की कुल कितनी ध्वनियाँ हैं, हिंदी की कुल कितनी ध्वनियाँ हैं, हिंदी की कुल ध्वनियाँ। ठीक है, हिंदी की कुल ध्वनियाँ। तो हम हिंदी की कुल ध्वनियों की बात करें तो स्वर पढ़े हैं हम, स्वर पढ़े हैं कितने? 11। व्यंजन पढ़े हैं कितने? 33 व्यंजन भी पढ़े हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन भी पीछे पढ़ ही चुके हैं।
ठीक है। संयुक्त व्यंजन कितने पढ़े हैं? हमने 4 पढ़े, छ, त्र, ज्ञ और स्रा। और अयोग वाह कितने पढ़े हैं? अयोग वाह हमने पढ़े हैं 2। उसृप पे कितने पढ़े हैं? उसृप हमने 2 पढ़ा। टोटल यदि इनको हम जोड़ें तो आपकी 52 ध्वनियाँ होंगी। कितने? 52 ध्वनियाँ होंगी, 52 ध्वनियाँ होंगी, ठीक है। तो टोटल 52 ध्वनियाँ होती हैं। हिंदी में कुल कितनी ध्वनि क्वेश्चन आए तो 52 ध्वनियाँ होती, ठीक। अब हम यहाँ बात करें यदि वर्णों के उच्चारण स्थान की, वर्णों के उच्चारण स्थान की बात करें, हाँ आप चलिए बात करें वर्णों के उच्चारण स्थान, ठीक है, उच्चारण स्थान। तो हम यहाँ पर बात करेंगे सूत्र। क्या? उच्चारण स्थान पता करने के लिए सूत्र बनाए गए हैं, जो सूत्रों के आधार पर पता करेंगे हम, ठीक है। तो ये आपके 9 सूत्र हैं, 9 के 9 सूत्र आपके सिंपल से बिल्कुल हैं, समझ जाएंगे आप, ठीक है। तो ये जो है सूत्र के आधार पर समझेंगे, ठीक। तो हम यहाँ पर जैसे सूत्र की बात करें तो अकु विसर्जनीय नाम, अकु पहला सूत्र है, अकु विसर्जनीय नाम, ठीक है, विसर्जनीय नाम। यहाँ पर इस मात्रा का में जो मात्रा है इससे हमसे मतलब नहीं है, ठीक है, इससे मतलब नहीं है, ठीक। तो ये जो विसर्जनीय नाम, सॉरी सूत्र पूरा नहीं, विसर्जनीय नाम कंठ है, ठीक है। तो ये जो आपका है तो का में जो मात्रा लगी है तो इससे मतलब नहीं, इस या में जो मात्रा लगी है या है, ये बना है, क्या बना? या, ठीक है। इस या में जो मात्रा लगी आपकी इससे मतलब हमसे नहीं है, ठीक है। तो नाम कंठ होगा इनका नाम। फिर जैसे हम यदि यहाँ बात करें तो अ छोटा और इसका दीर्घ रूप बड़ा, ठीक है, कु। और का मतलब यहाँ पर का वर्ग वाले वर्ड, पीछे वर्गीय जो बताए हैं का वर्ग, तो का वर्ग में आपके जो आएंगे तो का ख गा घा अंगा, क ख ग और घा और अंगा, ये आपके हैं आपके वर्गीय व्यंजन में का वर्ग के वर्ण, ठीक है। ये इनका भी उच्चारण स्थान जो होगा कंठ से होगा। आ बड़ा और का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होगा। और विसर्ग, ये सॉरी हा पहले, ये हा है, हा और विसर्ग, इन सब का जो उच्चारण होगा वो कहाँ से होगा? कंठ से होगा, ठीक है। अगला सूत्र जो आपका है इचु यसानाम तालु, इचु यसानाम तालु, इचु यसानाम तालु, ठीक है, इचु यसानाम तालु। इसमें भी चा की जो मात्रा लगी है इसमें मतलब हमसे मात्रा से नहीं है, ठीक है, इसमें भी जो मात्रा लगी इससे मतलब नहीं है। अब यहाँ हम छोटी यदि हम लिखें तो छोटी, इसका दीर्घ रूप बड़ी, और चा वर्ग में आप जाने गए होंगे च, छ, जा, झा और इया, ये आपके चा वर्ग के वर्ण हैं। और या और ये तालु सा, इनका जो उच्चारण होगा वो आपका होगा तालु से या तालब्य कह सकते हैं, तालु से होगा, ठीक है, तालु से या तालब्य ध्वनियाँ कह सकते हैं इनको। तो आप अगला सूत्र हम देखेंगे, अगला सूत्र है आपका ऋतु रसानाम, ऋतु रसानाम, रसानाम मूर्धा, ठीक है, मूर्धा। तो यहाँ पर ये जो टा में मात्रा लगी है ऋतु, तो इससे मतलब नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर इस सा की मात्रा से हमसे मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ हम बात करेंगे कि जो री है इसका दीर्घ रूप बड़ा री, ठीक है, इसका दीर्घ रूप बड़ा री। तो और टा वर्ग, इसके बाद आता है टा, तो टा वर्ग, टा में टा, ठ, ड, ढ और अड़ा, ये आपके टा वर्ग के वर्ड हैं। और इसके बाद यहाँ पर रा आता है और सा आता है, ये यहाँ पर रा और सा, ठीक है। इनका जो उच्चारण होगा वो होता है मूर्धा या मूर्धन्य ध्वनियाँ इन्हें कह सकते हैं, मूर्धा से होता है इनका उच्चारण, ठीक है। अगला सूत्र है, अगला जो आपका सूत्र है वो है ऋतु लसनाम, ऋतु लसनाम, लसनाम, ठीक है, लसनाम है, लसनाम, ऋतु लसनाम दंत। इसकी यदि हम बात करें तो इस ता की मात्रा से हमसे मतलब नहीं है, इस सा की मात्रा से हमसे मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर रे आएगा, फिर ता वर्ग आएगा, ता वर्ग आएगा मतलब त, थ, द, ध और ना, ये आपके ता वर्ग के वर्ण हैं। अब लसा के बाद ला आएगा और सा आएगा, इनका जो उच्चारण है वो होगा दंत या दंतव्य ध्वनि नहीं कहते हैं, ठीक है, दंती से होगा, ये दंतव्य ध्वनि कहते हैं। अगला सूत्र जो आपका है वो उपु उपधमानी नाम, उपु उपधमानी, उपु उपधमानी नाम ओष्ठ, ठीक है। यहाँ पर पु की मात्रा से हमसे मतलब नहीं है, ठीक है, पु की मात्रा से मतलब नहीं है। अब यहाँ पर ये उ है, ठीक है, ये उपधमानी एक है पूरा,
एक उ उसमें शब्द में, ठीक है। यहाँ पर उ का मतलब छोटा हुआ बड़ा उ, ठीक। दीर्घ है स्व और दीर्घ दोनों लिखना पड़ेगा। तो अब पा आएगा तो पा वर्ग में आप जान ही गए हैं क्या आएगा, पा फा बा भा और मा, ये पा वर्ग है। इसके बाद आता है उपधमानी। उपधमानी का चिन्ह आपका ये ऐसे बनता है, उपधमानी फा जैसे ऐसे बोलिए, ठीक है, उपधमानी फा उपधमानी मा ऐसे। तो इसमें जो होता है इनका उच्चारण ओष्ठ से होता है। कहाँ से, ओष्ठ से होता है, ठीक है। इन्हें ओष्ठ ध्वनियाँ कहते हैं, होठ से होता है इनका उच्चारण, ठीक है। अगला सूत्र आपका है वकारो दंतव्य। वकारो दंतोष्ठ, वकारो दंतोष्ठ, ठीक है। इसमें वा का उच्चारण जो होता है वो दंतोष्ठ से, दंत और ओष्ठ दोनों से, दंतोष्ठ से होता है, ठीक है। दंती प्लस ओष्ठ, दंती प्लस ओष्ठ दोनों से मिलकर होता है, ठीक। अगला सूत्र है आपका अंगाअणानाम नासिका। अंगाअणानाम नासिका होता है, ठीक है। अंगाअणानाम नासिका, ठीक है। तो हम यहाँ पर आ अगा अंगा अड़ा नाम, ठीक है, इसे बात करें तो अंगा, फिर इया आएगा, फिर अड़ा आएगा, फिर ना आएगा, फिर मा आएगा। इन पांचों का जो उच्चारण होता है वो नासिका से होता है। इन्हें हम पंचमाक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पंचमाक्षर, पंचमा अक्षर मतलब पांचवा अक्षर कहते हैं समूह को, ठीक है, पंचमाक्षर कहते हैं, ठीक। अब अगला सूत्र आपका आता है ए दैतो कंठ तालु, कंठ तालु, ठीक है। इसमें यदि हम बात करें ए तो ए और आई, ठीक है, ए और आई ये दोनों का जो उच्चारण होता है वो कंठ से होता है। कहाँ से होता है, कंठ तालु से। कंठ तालु या कंठ तालव्य कह सकते हैं, कंठ तालव्य, ठीक है, कह सकते हैं, कंठ तालव्य ध्वनियाँ हैं। कंठ तालु, कंठ और तालु दोनों से मिलकर होता है इनका उच्चारण, ठीक। यदि हम बताएं ए को हम बताएं इसे आ प्लस ई, ठीक है। तो आ क्या है, कंठ से होता है ना इसका उच्चारण आ का। ई का इचू ऐसा नाम तालु, तो ई का होता है कहाँ से, तालु से, तालु, ठीक है, तालु से होता है। तो इन दोनों के मिलने से बनता है ये ए, ठीक है। तो कंठ तालव्य कह सकते हैं इसको, ठीक। अगला सूत्र ओ दैतो कंठोष्ठ, ठीक है, कंठोष्ठ। तो यहाँ पर ओ और औ इनका जो उच्चारण होता है वो होता है कंठोष्ठ से, कंठोष्ठ, ठीक है, कंठोष्ठ। यदि हम बात करें ओ की, ये जो बनते हैं ये आ प्लस उ से मिलकर बनता है, आ प्लस उ से मिलकर। आ आपका कंठ से होता है उच्चारण, उ का आपका होता है उपधमानी नाम ओष्ठ, ओष्ठ से होता है, ठीक है। तो कंठोष्ठ, ठीक है, समझ गए होंगे सूत्र। तो आइए चलते हैं हिंदी की कुछ आप विशेष ध्वनियाँ थोड़ा देख लेते हैं। व्यंजन आपका खत्म है। अब यहाँ पर हिंदी की कुछ विशेष ध्वनियाँ देखें। तो हिंदी की कुछ विशेष ध्वनियाँ हम यहाँ हेडिंग लगाएंगे, हिंदी की कुछ विशेष ध्वनियाँ, कुछ विशेष ध्वनियाँ, ठीक है, हिंदी की कुछ विशेष ध्वनियाँ। तो हम जिसे आगत ध्वनियों की बात करें, आगत ध्वनियाँ। दूसरा हम बात करेंगे अमानक वर्ण, अमानक वर्ण। तीसरा हम बात करेंगे पार्श्विक ध्वनियाँ, पार्श्विक ध्वनियाँ। चौथा हम बात करेंगे लुंठित ध्वनियाँ, लुंठित। पांचवा हम बात करेंगे वत्स ध्वनियाँ, ठीक है, वत्स व्यंजन। ये पांच हमारी क्या है, हिंदी की कुछ अन्य ध्वनियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आगत ध्वनियाँ जो मतलब विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आ गए हैं उन्हें हम आगत ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे आपका ज, इसमें बिंदी लगता है, इसे नोक्ता बोलते हैं। इस बिंदी को हम क्या बोलते हैं, नोक्ता, क्या बोलते हैं, नोक्ता। तो ज फ ये सब आपकी क्या है, आगत ध्वनियाँ। अ इसे ऐसे बिंदी ऐसे लगा रहता है ऊपर, जब डॉक्टर लिखते हैं डाक ऊपर लगा रहता है ना, ये इसी प्रकार अ, ये सब क्या है, आगत ध्वनियाँ हैं। लेकिन इस चिन्ह का जो प्रयोग अंग्रेजी में, इसका प्रयोग ज़्यादा होता है स्वर के रूप में, ठीक है। अंग्रेजी के वर्ड होते हैं डॉक्टर, चॉकलेट, टॉफी, कॉफ़ी, ये सब, ठीक है। तो ये आपके सब आगत ध्वनियाँ हैं। अमानक वर्ण, अमानक वर्ण में हम यदि बात करें अमानक वर्ण की, तो अमानक वर्ण जो आपके होते हैं, जैसे छा जो बनता था पहले, जो बनता था वो कुछ ऐसे ऐसे करके बनता था। अब जैसे हम बनाए, मान लिया अड़ा बनाए, तो पहले जो अड़ा बनता था वो ऐसे करके ऐसे ऐसे बनता था अड़ा पहले, ठीक है। ये आपकी होती हैं अमानक वर्ण। तो टोटल अमानक आपके 8 वर्ण है, 8 अमानक वर्ण है, ठीक, 8 अमानक वर्ण है, ठीक है। और पार्श्विक ध्वनियों की बात करें, पार्श्विक ध्वनियाँ, पार्श्विक ध्वनियाँ जो आपकी हैं जैसे ल और ल, ये आपकी पार्श्विक ध्वनियाँ हैं दो।
ये आपकी पार्श्विक ध्वनि मतलब वे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा जो है बगल वाले जीभ के बगल वाले भाग पर बल देती है, पार्श्व भाग पर बल पड़ता है बोलने पर, तो उन्हें हम पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। और लुंठित ध्वनि आपकी जो है र, र, ये आपकी लुंठित ध्वनि है, मतलब वे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा धीरे धीरे पीछे की ओर उठती है, र और ह बोलने पर धीरे धीरे पीछे उठती है, इन्हें हम लुंठित ध्वनि कहते हैं। और वत्स व्यंजन आपके जो होते हैं वो स, र, ल, ज, अन, ये आपके 5 वत्स व्यंजन हैं। ठीक, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा मसूड़े के पीछे भाग को स्पर्श करती है, मसूड़े के पीछे वाले भाग को स्पर्श करती है, तो उन्हें हम कहते हैं वत्स व्यंजन। सरल जन ये आपके जो हैं सरल जन, याद भी करने को सही है, सरल जन या जनरल कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके हुई वत्स व्यंजन। ठीक है, अब यहाँ पर 2 चीज़ बचा, फेफड़े से निकलने वाली वायु के आधार पर व्यंजन के प्रकार और फेफड़े से निकलने वाली वायु के आधार पर व्यंजन के प्रकार और स्वर तंत्र के झंकृत होने के आधार पर व्यंजन के प्रकार। ठीक, वो यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा। तो फेफड़े से निकलने वाली वायु के आधार पर जो होते हैं, फेफड़े से निकलने वाली वायु को हम प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राण कहते हैं। वायु को हम प्राण कहते हैं। ठीक, तो वायु के आधार पर, ठीक है, आधार पर, तो ये होते हैं 2 प्रकार के, अल्प प्राण, ठीक है, दूसरा आपका होता है महाप्राण। तो अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। अल्प का मतलब होता है कम, प्राण का मतलब वायु बताए थे, इस वायु को ही हम क्या कहते हैं? प्राण। ठीक है, आपकी ऑक्सीजन ही तो प्राण है, यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी आपको तो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, है नहीं? तो ऑक्सीजन ही आपकी प्राण है, तो अल्प प्राण और वायु बोलते हैं इसे प्राण को। ठीक है, तो अल्प मतलब कम और प्राण मतलब वायु में जिन व्यंजनों के या जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु लगती है उन्हें हम कहते हैं अल्प प्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम वायु लगती है उन्हें हम कहते हैं अल्प प्राण, और जिन व्यंजनों के व्यंजन में अधिक वायु की आवश्यकता होती है उन्हें हम कहते हैं महाप्राण। महा का मतलब ज़्यादा, प्राण का मतलब महा का मतलब ज़्यादा वायु, ठीक है, प्रयोग होती है। तो हम यहाँ पर अल्प प्राण और महाप्राण की बात करें यदि, तो अल्प प्राण में जैसे हम बात करें तो जो वर्गीय व्यंजनों को, वर्गीय व्यंजन और स्वर 33 व्यंजन होते हैं, 11 स्वर, इन्हीं को अल्प प्राण महाप्राण बांटना है। ठीक है, इतने ही समझ गए होंगे। 44 है ये, इन्हीं 44 को बांटना है। तो आपके जो अल्प प्राण है, अल्प प्राण में आपका जो आएगा तो वर्गीय व्यंजनों का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड आएगा। तो क, ख आपका नहीं आएगा, दूसरा और चौथा इधर आएगा ख, और तीसरा आपका इसमें आएगा गा, और चौथा आपका घा इसमें आएगा, अंगा। ठीक है, ये अच्छा, फिर जा, यहाँ आएगा झा, और वो छा। ठीक है, ये फिर आता है टा, फिर इधर आएगा ठा, यहाँ आएगा डा, यहाँ आएगा ढा, यहाँ आएगा आड़ा। ठीक है, फिर इधर आता है आपका ता, यहाँ आएगा था, यहाँ आएगा दा, यहाँ आएगा धा, इधर आएगा ना। ठीक है, फिर आता है ता के बाद आता है आपका पा, इधर आएगा फा, इधर बा, इधर माँ के बाद आपका जाता है नहीं माँ नहीं आएगा, माँ इधर आएगा। ठीक है, माँ के बाद इधर भा, फिर माँ आएगा। ठीक है, तो भा इधर आता है। तो ये हमने वर्गीय व्यंजन बांट दिया। अब वर्गीय व्यंजन ये लाइन खींचना चाहिए, ठीक है, हाँ हमने बांट दिया। ठीक, तो वर्गीय व्यंजन जो हैं, ये जो हैं अल्प प्राण में हमने वर्गीय व्यंजन बांट दिया। ठीक है, महाप्राण में बांट दिया। अब बचता है अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। तो सभी जितने अंतस्थ व्यंजन हैं वो सब अल्प प्राण होंगे। या र लावा, या र ला और वा, ये आपके हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, ये आपके अंतस्थ, अब 11 स्वर टोटल पूरे ये आपके अंतस्थ में आएगा। बाकी स, ख, स, ह, ये आपका आएगा महाप्राण में। ठीक है, तो 11 लावा अल्प प्राण, 11 स्वर अल्प प्राण होते हैं, और शाखा साहा आपके महाप्राण होते हैं। ठीक है, अल्प प्राण महाप्राण आप समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं घोष के आधार पर, मतलब जो वायु के झंकृत होने के झंकार के आधार पर वर्णों के भेद 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो घोषत्व के आधार पर कह सकते हैं, इस झंकार को हम घोष कहते हैं। ठीक है, घोषत्व के आधार पर, स्वर के भेद। ठीक है, तो ये जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अघोष, दूसरा होता है सघोष। ठीक, दूसरा होता है सघोष। ठीक, हाँ, अब हम यदि यहाँ बात करें अघोष की, तो अघोष में जो होगा वर्गीय व्यंजनों का पहला, दूसरा इस बार आएगा। उसमें जो था पहला, तीसरा, पांचवा आए थे, अब अघोष में पहला, दूसरा आएगा वर्गीय व्यंजनों के समूह में।
और तीनों सा आएंगे। अब बाकी जो बचेगा वो सब सघोष होंगे, बाकी जो व्यंजन होंगे वो सब के सब सघोष होंगे। वर्गीय व्यंजनों का पहला और दूसरा वर्ण, मतलब का और खा जैसे वर्गीय व्यंजन, इधर आएगा गा, फिर घा, फिर अंगा, चा, छा और छा, इधर जा और झा और इया, इधर टा, ठा, डा, डा, ड़ा, इधर ता, ठा, दा, धा और ना। ठीक, और ये, ठीक है। तो अब यहाँ हमने वहाँ तक बांट दिया था। फिर आएगा पा और फा, इधर आएगा बा, भा और मा, ठीक है। ये और बताए थे तीनों सा, तालु सा, मूर्धन्य सा, दंती सा, ये तीनों सा आएंगे आपके अघोष में। बाकी जितने सब के सब हैं वो सब आएंगे सघोष में, ठीक है, सघोष में। तो अंतस व्यंजन य, र, ला, व और हा, इसका उसमें इधर नहीं आया था ना, अब हा इसमें आएगा गेरा, सुर, ये आपके होते हैं सघोष। क्या होते हैं? सघोष, ठीक है, ये आपके होते हैं सघोष। ठीक, तो हमने अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण पढ़ लिया, ठीक है, हमने पढ़ लिया। तो हमने एक ही क्लास में वर्डों का पूरा टॉपिक कंप्लीट किया। ठीक, एक हेडिंग और बचती है तो उसे भी थोड़ा यहाँ पर कर लेते हैं। शब्दों में वर्डों का क्रम, मतलब शब्दकोश में वर्डों का क्रम, ठीक है, शब्दकोश में वर्डों का क्रम। तो शब्दकोश में जो वर्डों का क्रम होगा तो सबसे पहले जो आएगा आपका स्वर आएगा, और स्वर में सबसे पहले अनुस्वार और विसर्ग आएंगे, फिर आएगा आपका छोटा, फिर बड़ा आएगा, फिर बाकी के स्वर आएंगे। ठीक, स्वर आते हैं पहले। दूसरे नंबर में आता है व्यंजन, ठीक है। अब व्यंजन में जो आपके संयुक्त व्यंजन हैं, व्यंजन में आपके जो संयुक्त व्यंजन हैं वो अपने आधे वर्ड के तुरंत बाद आते हैं, आधे वर्ड के तुरंत बाद आते हैं। जैसे छा बनता है, छा किससे बनकर बनता है? आधा का प्लस खा से मिलकर बनता है, ठीक है। तो ये आधे वर्ड के तुरंत बाद आएगा छा। तो का के बाद आएगा छा, फिर खा, फिर गा, फिर गा, फिर अंगा, फिर चा, छा और जा के तुरंत बाद आता है ज्ञा। जैसे ज्ञा बनता है आपका आधा जा प्लस इया से, तो ये आधा जा के बाद यहाँ आएगा ज्ञा, फिर झा, फिर इया, ठीक है। टा, ठा, डा और ढा और अड़ा, ठीक है। ता, था, ता के बाद आएगा आपका, जैसे ता जो बनता है आपका वो बनता है ता, आधा ता प्लस रा से बनता है आपका त्रा, तो त्रा आएगा इसके बाद, ठीक है। ता के बाद आएगा फिर था, फिर दा, धा और ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा। इस सा के तुरंत बाद आता है आधा सा प्लस रा से बनता है आपका सरा, इस सा के बाद आता है सरा, ठीक है। फिर आएगा ख, फिर स, फिर हा, ठीक है, तब आएगा ऐसे। तो ये आपका हुआ वर्णों का क्रम, हमने वर्ड बांट दिया, ठीक है। तो वर्णों का ये क्रम हुआ, ठीक। तो आपने वर्णों का क्रम समझ गए, ठीक है। तो चलिए यहीं पे क्लास एंड करते हैं, ठीक। तो आप ध्यान से पढ़े होंगे, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखेंगे, थैंक यू।